आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी, और सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन व्याकरण शब्द पर। देखो सुने, हम कहें कि व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है, किसके योग से हुआ है? तो हमने कहा कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। शाब्दिक विच्छेद, दोस्तों मैं संधि विच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल शाब्दिक विच्छेद पर चर्चा कर रहा हूँ। शाब्दिक विच्छेद, तो हमने कहा विधन आधन करण के योग से किसका निर्माण हुआ? व्याकरण का निर्माण हुआ है। यदि यही चर्चा अपन संस्कृत में करते हैं तो हम कह सकते हैं कि विधन आंगधन क्री धातु और लुट प्रत्यय के योग से किसका निर्माण हुआ? व्याकरण का। लेकिन केवल अपन यहाँ पर चर्चा किस पे कर रहे हैं? हिंदी में। इसी वजह से हम कहेंगे कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? विधन आधन करण। चलो दूसरी बात पर अपन चर्चा करें कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो हम कहेंगे कि भली भांति समझना, भली भांति समझना, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि अच्छी प्रकार से समझना, अच्छी प्रकार से समझना। अर्थात जो हमें अच्छी प्रकार से समझा दे या अच्छी प्रकार से अपन को ज्ञान दे दे, उसे किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो हमने अभी केवल इतना देखा है कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? विधन आधन करण होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना या अच्छी प्रकार से समझना। तो हम कहेंगे कि व्याकरण किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। उस ग्रंथ को अपन किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि व्याकरण उस पुस्तक को कहते हैं, व्याकरण उस विधा को कहते हैं, व्याकरण उस कृति को कहते हैं, व्याकरण उस रचना को कहते हैं जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है। उसे किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा क्या है इसकी कि व्याकरण व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है, इसे अपन रचना के नाम से जान सकते हैं, इसे अपन कृति के नाम से जान सकते हैं, इसे अपन विधा के नाम से जान सकते हैं, या इसे अपन पुस्तक के नाम से भी जान सकते हैं। पुस्तक हैं जो हमें किसी भाषा के, जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। उसे किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो अभी तक अपन ने केवल क्या देखा है कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण होता है। शाब्दिक अर्थ पर यदि अपन चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, या यूँ कहें कि अच्छी प्रकार से समझना। तो इसी आधार पर हमने कहा है कि व्याकरण वह ग्रंथ है या रचना है या कृति है या विधा है या पुस्तक है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण का, किसी भी भाषा के शुद्ध लेखन का तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है। उसे किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये तो अपन ने व्याकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन दोस्तों कि व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। तो व्याकरण के अंगों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कहा है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, और व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। यदि इन 3 चीज़ों पर अपन चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्याकरण के 3 अंग होते हैं तो सबसे छोटा अंग क्या है?
वर्ण है, तो सबसे बड़ा अंग क्या है, वाक्य है। तो इन दोनों के बीच का जो अंग है वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो हमने कहा कि व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य है और व्याकरण का सबसे छोटा अंग क्या है, वर्ण। और इसी आधार पर हमने कह दिया है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा किस पर करेंगे, वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। इन 3 ही अंगों को आधार मानते हुए सबसे पहले अपन वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे और वर्ण विचार से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उन पर चर्चा अपन कर लेते हैं। तो देखो, हमने कहा सबसे पहला जो टाइटल है अपना, वर्ण विचार। वर्ण विचार किस पर विचार करेंगे, वर्णों पर विचार करेंगे। लेकिन फिर बात आती है कि वर्ण विचार किसे कहा जाता है, तो वही परिभाषा जो अपन ने व्याकरण के लिए दी थी, वही परिभाषा अपन किसके लिए प्रस्तुत करेंगे, वर्ण विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो हम कहेंगे कि व्याकरण का वह बिंदु, किसका बिंदु, व्याकरण का, कि व्याकरण का वह बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण का, वर्णों के शुद्ध लेखन का तथा वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे किस नाम से जानते हैं, वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। लिख भी लेते हैं कि वर्ण विचार किसे कहा जाता है। तो हमने कहा कि व्याकरण का वह बिंदु, व्याकरण का वह बिंदु जो हमें, व्याकरण का वह बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन तथा वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उस व्याकरणिक बिंदु को किस नाम से जानते हैं, वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या कहा है कि व्याकरण का वह बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण का, वर्णों के शुद्ध लेखन का तथा वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उस व्याकरणिक बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। अब वर्ण विचार पर अपन चर्चा करने वाले हैं और अपन पढ़ेंगे कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। लेकिन उससे पहले अपन कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं जो व्याकरण के इन अंगों पर आधारित है। छोटे छोटे प्रश्न हैं दोस्तों, उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे और फिर सीधे के सीधे अपन कहाँ जाएंगे, वर्ण विचार पर। आगे बढ़ते हुए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण विचार के कुछ प्रश्नों पर। सुने, आपने देखा होगा कि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। इन सब चीज़ों पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बस केवल इतना याद रखना है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन 3 जो अंग हैं, इन तीनों अंगों के आधार पर ही अपन अपने किसका निर्माण करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करने वाले। अब देखो सुने, सबसे पहला जो अपना प्रश्न आ रहा है वो ये है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई या इसे अंग भी कह सकते हैं। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमने क्या कह दिया, ध्वनि है साहब। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर, तो आता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। देखो दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं आपके सामने जो कुछ भी विचार प्रकट कर रहा हूँ वह मेरे मुख के द्वारा निकल रहे हैं और आपके सीधे दिल और दिमाग में जा रहे हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। और जो दिखाई नहीं देता है वही तो ध्वनि है, और ध्वनि को तो अपन क्या कहते हैं, आत्मा है। तो इसी आधार पर हमने क्या कहा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो दिखाई नहीं देती है उसे किस नाम से जानते हैं, ध्वनि के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, यदि मैं उसे शरीर प्रदान कर देता हूँ, मैं उसे चिन्हों में बांध देता हूँ, मैं उसे लिपिबद्ध कर देता हूँ, तो फिर वो कौन सी इकाई बन जाएगी, वर्ण बन जाएगी।
अर्थात वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है कि ध्वनि दिखाई नहीं देती है जबकि वर्ण दिखाई देते हैं। तो मैटर क्लियर है, मेरे द्वारा जो भी भाव निकल रहे हैं मुंह से वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो वो कौन सा रूप है? ध्वनि का रूप है। लेकिन यदि मैं उन्हीं विचारों को, उन्हीं शब्दों को यदि मैं लिख देता हूँ, शरीर प्रदान कर देता हूँ, चिन्ह प्रदान कर देता हूँ, लिपिबद्ध कर देता हूँ, तो वही चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी और फिर वो कौन सा रूप हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। तो हमने कहा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। दोनों प्रश्न तो हो गए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है कि दोनों अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मान लो प्रश्न ऐसा बनता सीधा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो अब क्या अंतर है कि यहाँ केवल क्या आया है? भाषा आया है, जबकि यहाँ मौखिक भाषा था और यहाँ कौन सी भाषा था? लिखित भाषा था। और यहाँ पर भाषा आया है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फिर आंसर जो है वो अपना क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ध्वनि भी तो हो सकता है ना, तो वर्ण ही क्यों? क्यों दोस्तों, हम बात करेंगे भाषा के अंगों की, तो हमने कहा था कि कितने अंग होते हैं? 3, वर्ण, शब्द और तीसरा क्या है? वाक्य। अब देखो इन तीनों पर जब चर्चा करते हैं तो हम यही कहेंगे कि सबसे छोटा अंग क्या है? वर्ण, और सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य। यहाँ पर अपन को ध्वनि तो दिखाई दे ही नहीं रही, और इसी आधार पर हमने कहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा का सबसे छोटा अंग क्या हो जाएगा? वर्ण। लेकिन जो ही अपन चर्चा करने लग जाते हैं मौखिक इकाई पर, तो मौखिक इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? ध्वनि। और लिखित इकाई की जब चर्चा करेंगे तो लिखित इकाई अपनी क्या हो जाएगी? वर्ण। तो मैटर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमने कहा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो उसका प्रश्न क्या है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम कहेंगे कि अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। क्यों हो जाएगी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या कहा है कि व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन 3 अंगों पर यदि चर्चा करें तो हम कहेंगे कि यहाँ वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, तो फिर अपने पास 2 अंग बचते हैं, एक है शब्द और एक है वाक्य। और इन दोनों पर जब अपन चर्चा करते हैं तो दोनों का ही अर्थ तो होता है, लेकिन इन दोनों में छोटा वाला कौन सा है? शब्द है, और बड़ा वाला कौन सा है? वाक्य। तो फिर अपना जो आंसर निकल के आया कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा अंग क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। मैटर क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। यदि इसी चीज़ को अपन ऐसा लिख देते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो 2 ही तो इकाइयाँ बची थी अर्थ के आधार पर। ये सबसे छोटी होगी तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। ये देखो वाक्य। तो हमने क्या कहा है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। तो अगला प्रश्न अपना यही था, सीधी सी बात है। ये देखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो शब्द है, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो फिर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं अर्थ के बाद अपन सीधे आते हैं भाव या भावार्थ पर। देखो अब उसका प्रश्न क्या है कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई। देखो समझना दोस्तों, 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अपन यहाँ पर कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई। अब हमने कहा है कि वर्ण का कोई भावार्थ नहीं है और शब्द का कोई भावार्थ नहीं है, तो भावार्थ केवल किसका निकल रहा है? वाक्य का। अब अपने पास जो 3 अंग है उनमें भावार्थ के आधार पर कितने अंग बचे? केवल एक ही अंग बचा है, और वो कौन सा है? वाक्य। तो फिर अपना जो राइट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर क्या कह देंगे अपन? वाक्य। क्या कह देंगे? वाक्य। लेकिन यदि मान लो प्रश्न ऐसा नहीं बने और प्रश्न ऐसा बनता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की, यदि मान लो पूछ ले सबसे छोटी इकाई, तो अपने पास तो है ही एक ही
सबसे छोटा भी यही है तो सबसे बड़ा भी यही है। तो यदि सबसे छोटी इकाई पूछे तब भी क्या हो जाएगा आंसर, तब भी वाक्य हो जाएगा। और यदि मान लो सबसे बड़ी इकाई भी पूछ ले तब भी आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। तुमने क्या कहा है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है, वाक्य, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। अब देखो चर्चा कर लें अपन इसी आधार पर। तो एक शब्द है मुहावरा और एक शब्द है अपने पास लोकोक्ति, मुहावरा और लोकोक्ति। तो इस वाक्य के आधार पर यदि इन पर चर्चा कर ली जाए तो हम कहेंगे कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा का पूरा क्या होती है, वाक्य होती है। दोनों में देखो अंतर, ये पूर्ण अर्थ को प्रदान कर देती है और ये पूर्ण अर्थ को प्रदान नहीं करता। और जो पूर्ण अर्थ को प्रदान नहीं करेगा वो वाक्य नहीं होकर क्या कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। और जो पूर्ण अर्थ को प्रदान कर देगा वो क्या कहलाएगी, लोकोक्ति। तो याद रखेंगे यदि प्रश्न आता है कि मुहावरा क्या है, तो मुहावरा एक वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति क्या है, एक वाक्य है। तो इस प्रकार अपन ने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की जो अपने वर्ण विचार से संबंधित थे। तो हमने क्या कहा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। लिखित भाषा की पूछ ले तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या लगाएंगे, वर्ण लगाएंगे। लेकिन यदि वो पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो फिर अपना आंसर शब्द हो जाएगा। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। और कह दिया जाए कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई वाक्य होती है, सबसे छोटी भी यही होती है तो सबसे बड़ी भी यही होती है। और साथ ये भी देख लिया कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति क्या होती है, एक वाक्य होती है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रश्न अपन ने देखे जो छोटे छोटे लगते जरूर है, लेकिन जब यहाँ से प्रश्न आता है तो अपन का दिमाग विचलित हो जाता है कि यार क्या चूज करें। तो एक बार समझ ही गए होंगे। अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे अगले बिंदु पर। सुने, तो हमने पढ़ लिया है कि वर्ण विचार और वर्ण विचार से संबंधित कुछ कुछ प्रश्न। अब सीधा आगे बढ़ जाते हैं और अपन बात करते हैं किसकी, वर्णों की। देखो वर्ण पढ़ेंगे तो सीधी सी बात आ जाती है वर्णमाला। तो फिर बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। देखो वर्णमाला पे भी चर्चा कर लेते हैं अपन कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला अर्थात ऐसी माला जो किसकी है, वर्णों की है। तो किसे कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। क्योंकि एक ऐसी माला है जिसमें वर्ण पिरो तो रखे हैं, लेकिन किस आधार पर पिरो रखे, क्रम के आधार पर पिरो रखे हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही किस नाम से जानते हैं, वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। ये भी अपना क्लियर हो गया है। लेकिन फिर बात आती है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से मूल वर्ण होते हैं, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, और इन दोनों के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है। तो जब अपन पूरे के पूरे वर्ण पढ़ लेंगे और पूरे वर्ण पढ़ने के बाद में अपन को जब ये पता लग जाएगा कि ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, कुल मूल वर्ण कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्ण कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्ण कितने होते हैं, कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, कौन से अयोगवा होते हैं, कौन से अरबी पारसी के वर्ण होते हैं, और कौन से अंग्रेजी जो आगत ध्वनियों के रूप में आए वो होते हैं। और जब पूरे वर्णों को अपन पढ़ चुके होंगे तब लास्ट में एक पूरी सीरीज बनाएंगे और पूरी वर्णमाला के आधार पर सबका अंकन अपन करेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या, वर्ण। देखो सुने दोस्तों, वर्ण। तो फिर बात आती है कि वर्ण किसे कहा जाता है। देखो अपना टाइटल जो आया है वह है वर्ण। तो हम कहेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हमने अभी अभी कहा है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। लेकिन यदि अपन परिभाषा पर चर्चा करें तो हम कहेंगे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई के लिखित रूप को किस नाम से जानते हैं, वर्णों के नाम से जानते हैं। हमने क्या कहा वर्णों के बारे में कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है उसका जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। हमने क्या कहा इसकी परिभाषा पर कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं,
वर्ण कहते हैं। तो हमने कहा कि वर्ण किसे कहा जाता है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है उसका जो लिखित रूप है वह किस नाम से जाना जाता है, वर्णों के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यदि अपन बात करें व्याकरण के स्तंभ तो हम कहेंगे व्याकरण के 3 स्तंभ होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन और एक होता है अयोगवाह। लेकिन अपन जब वर्ण पढ़ना प्रारंभ करते हैं और हम कहते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों के भेद, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों के 2 भेद किए गए हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब देखो हमने कहा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। एक तो है स्वर और एक क्या है, व्यंजन। स्वर और ये क्या है, व्यंजन। नाम से पता लग रहा है कि यह स्वर है और ये क्या है, व्यंजन। व्यंजन पे चर्चा करें तो हम कहेंगे व्यंजन जो शब्द है इसका जो निर्माण हुआ है वह वी धन अंजन के योग से हुआ है और यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि। अपन कह सकते हैं वी धन अंजन और व्यंजन शब्द बना है तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। लेकिन अपन सीधी सीधी सी बात करेंगे, ज़्यादा फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे। और हमने कहा कि स्वर किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहा जाता है। यदि अपन सीधे सीधे बात करें तो हम कहेंगे कि ऐसे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। लेकिन ऐसे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं बल्कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। देखो एक चीज़ क्या देखी, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे, स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, अर्थात जो अबाध रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर। लेकिन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई ना कोई बाधा आती है, अर्थात जो बिना बाधा के उच्चरित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने ये भी कहा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है वो व्यंजन कहलाते हैं और जिनके उच्चारण में संघर्ष ही नहीं करना पड़ता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और लास्ट में यदि अपन चर्चा करके कहें तो केवल इतना ही कहेंगे कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्वरों के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, देखो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। ये देखो फिर हमने कहा ऐसे वर्ण जो बिना किसी बाधा के उच्चरित होते हैं, अर्थात अबाध रूप से अबाध उच्चरित होते हैं, अर्थात स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, अर्थात ये अबाध रूप से उच्चरित होते हैं। लेकिन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या उत्पन्न होती है, बाधा, अर्थात सबाध, अर्थात बाधा के साथ में क्या होते हैं, उच्चरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है वो व्यंजन है और जिनके में संघर्ष नहीं करना पड़ता वो क्या है, स्वर है। तो ये बिना किसी संघर्ष के बोले जाते हैं, ये देखो बिना किसी संघर्ष के उच्चरित होते हैं और ये क्या है, संघर्ष के साथ उच्चरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो मोटी मोटी चीज़ें अपन इनके बारे में जानी कि वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, जबकि जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। संख्या पर चर्चा कर लें यदि मोटी मोटी सी तो हम कहेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11, जबकि व्यंजनों की कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है। और इसी आधार पर हम कहेंगे कि कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। क्यों, क्योंकि 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो 11 + 33 बराबर कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है, जिसमें अपन 11 स्वरों को देख लेते हैं और 33 व्यंजनों को देख लेते हैं। जब अपन पूरे स्वर और व्यंजन पढ़ लेंगे और अपन सभी प्रकार के स्वर और व्यंजनों के बारे में जानकारी ले लेंगे तब अपन को पता लग जाएगा ऑटोमेटिक कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, संयुक्ताक्षर सहित कितने हैं, संयुक्ताक्षर रहित कितने हैं, अयोगवाह सहित कितने हैं, उत्क्षिप्त वर्णों सहित कितने हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी है। उन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कब, जब अपन का पूरा वर्ण का टाइटल समाप्त हो जाएगा।
रहेगा। अब चर्चा करते हैं अपन सबसे पहले किस पर, वर्ण पर। तो सबसे पहला टाइटल जो आता है अपना वो कौन सा है, स्वर। देखिए दोस्तों, स्वर। तो हमने कहा कि स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, स्वर। तो इसकी जो परिभाषा है, जिन्हें अंग्रेजी में ऑल्स कहते हैं, वे वर्ण जो मुख्य विवर। देखो, विवर का मतलब होता है गुफा, अर्थात अपना मुंह किसके समान है, गुफा के समान। और अपन कह सकते हैं इसे बिल भी कहते हैं और छेद भी कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जो मुख्य रूपी गुफा से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो हमने कहा वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये तो अपन ने इसकी परिभाषा पर चर्चा कर ली। अब बात आती है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग भागों में किया गया है। अपन बात करें तो 5 भाग भी देख सकते हैं, 6 भी देख सकते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने 7 भी माने हैं। लेकिन अपन ये चर्चा नहीं करने वाले कि कौन कौन से भाग है। अपन सीधा देखेंगे कि कौन कौन से जो मुख्य भाग है उनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। सुने दोस्तों, तो अपना जो टाइटल है वह है स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। और अपन 6-7 भाग देखेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर किया गया है। सबसे पहला है अपना, देखो, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कि स्वरों की उत्पत्ति हो चुकी थी, कौन कौन से मूल स्वर थे, कौन कौन से संधि स्वर थे, कौन कौन से दीर्घ स्वर कहलाए और कौन कौन से संयुक्त स्वर कहलाए। ये पार्ट नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है अपना पार्ट नंबर 2। देखो, ये अपना पार्ट नंबर 2, ये क्या कहता है, उच्चारण मात्रा के आधार पर, उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की मात्रा, यदि बात की जाए दोस्तों, उच्चारण की मात्रा हिंदी पर चर्चा करें या संस्कृत में चर्चा करें। संस्कृत के हिसाब से देखें तो उच्चारण की जो मात्रा है वो 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व की मात्रा, दीर्घ की मात्रा और प्लुत की मात्रा। 3 प्रकार की मात्राओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं और कौन कौन से प्लुत स्वर होते हैं, वो पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में। फिर इसके बाद आता है पार्ट नंबर 3। ये देखो, ओष्ठों की स्थिति, ओष्ठों की स्थिति। इस स्थिति को अपन आकृति भी कह सकते हैं कि ओष्ठों की स्थिति या आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर या आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बहुत सी बार अपन जब बोलते हैं तो होठ अपने क्या हो जाते हैं, गोल, और बहुत सी बार गोल नहीं होते हैं। तो इसके आधार पर 2 भाग अपन देखेंगे, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। फिर इसके बाद आता है अपना पार्ट नंबर 4। देखो, जिह्वा स्थान के आधार पर, इसे अपन क्रियाशीलता भी कह सकते हैं। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की बात करें, जिह्वा का मतलब सीधा अपने जीभ, और जिह्वा के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इन तीनों अलग अलग भागों से अलग अलग स्वर बोले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 में। और फिर इसके बाद आता है पार्ट नंबर 5। देखो, जिह्वा प्रयत्न या मुखाकृति। जिह्वा प्रयत्न या मुखाकृति। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास। जब अपन बोलते हैं तो अपनी जिह्वा प्रयास करती है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं और कभी बाएं जाती है। तो जब इस प्रकार का प्रयत्न जब जिह्वा करती है तो अपना मुंह अनेक प्रकार की आकृतियों को ग्रहण कर जाता है। कभी पूरा खुल जाता है, कभी पूरा बंद हो जाता है, कभी आधा खुलता है और कभी आधा बंद होता है। तो इस प्रकार की जब आकृतियाँ बनती है तो इसे अपन दूसरे नाम से जाने तो हम कहेंगे तालु की स्थिति के आधार पर। और इस आधार पर अपन स्वरों को 4 भागों में बांटते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। तो अपन सब किस में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5, जिह्वा प्रयत्न या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
और फिर इसके बाद में आता है अपना पार्ट नंबर 6। ये देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? नासिका अपने उच्चारण स्थान है, ओष्ठ अपने उच्चारण स्थान है, दंत अपने उच्चारण स्थान है, मूर्धा अपने उच्चारण स्थान है, कंठ अपना उच्चारण स्थान है, तालु अपना उच्चारण स्थान है। ये जो अलग अलग उच्चारण स्थान है, इन अलग अलग उच्चारण स्थानों से स्वर और व्यंजन बोले जाते हैं। लेकिन कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, किस किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, वो सब अपन चर्चा करने वाले हैं। कहाँ पर? पार्ट नंबर 6, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में। इसके अलावा भी अपन जब चर्चा करेंगे तो अपन देख लेंगे कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, बहुत सारे विद्वानों ने वो भी किया है। फिर अपन चर्चा कर लेंगे नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर कौन से होते हैं। लेकिन मोटे रूप से जब अपन बात करेंगे तो अपन मोटे रूप से इन 6 भागों पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने कहा कि स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में यहाँ पर किया गया है। अब सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को। तो देखते हैं दोस्तों, अपना कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है? पार्ट नंबर 1। तो अपना पार्ट नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और उत्पत्ति के आधार पर यदि बात की जाए तो हम कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है अपना मूल स्वर और दूसरा आता है अपना संधि स्वर। संधि स्वर, और इन्हीं संधि स्वरों को अपन किस नाम से जानते हैं? संध्यक्षर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? संध्यक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। हम ये भी कह चुके हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो डिवाइडेशन भी कितने में से होगा? 11 में से ही होगा। अपन बात केवल हिंदी में ही कर रहे हैं, संस्कृत की तो बात कर ही नहीं रहे। तो हिंदी में जो स्वरों की कुल संख्या है वो कितनी है? 11 है। तो डिवाइडेशन 11 में होगा। तो हमने कहा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल रूप से मूल स्वर और संधि स्वर। मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जड़ होता है। कोई भी चीज़ जब पैदा होती है तो सबसे पहले मूल रूप में या जड़ रूप में ही पैदा होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वे स्वर जो मूल रूप में पैदा हुए हैं, वे स्वर जो मूल रूप में पैदा हुए हैं, या यूँ कहें कि वे स्वर जो स्वतंत्र रूप में पैदा हुए हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि वे स्वर जो बिना किसी दूसरे स्वरों की सहायता के पैदा हुए हैं, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। और होते कौन कौन से हैं? तो हमने कहा अ, ई, उ और री। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। अब यदि बात की जाए कि 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। ये कौन से स्वर कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। लेकिन इन पर चर्चा करें मूल स्वर, कि वे स्वर जो मूल रूप में पैदा हुए हैं, वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? मूल स्वर। और इन मूल स्वरों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन मूल स्वरों को ही दोस्तों जड़ स्वर भी कहते हैं। इन मूल स्वरों को किस नाम से जानते हैं? जड़ स्वरों के नाम से। इन्हें प्राकृतिक स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मान सकते हैं अपन कि स्वयं पैदा हुए हैं। प्राकृतिक का ही दूसरा नाम है नैसर्गिक, क्योंकि नैसर्गिक शब्द निसर्ग धन एक के योग से बना है, तो इन्हें नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। आगे बात करें, इन्हें बीजाक्षर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसे अक्षर जो बीज रूप में आए हैं बीजाक्षर कहलाते हैं। चलते चलते रूढ़ हो गए हैं, इस कारण इन्हें रूढ़ाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रूढ़ाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़ी बहुत और चर्चा कर लें तो इन्हें अपन स्वतंत्र स्वरों के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्र स्वरों के नाम से। स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं और प्राचीन समय में पैदा हो गए, आदि काल में ही पैदा हो गए, इसी कारण इन्हें आदि स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। ये सब दोस्तों कौन से स्वरों के नाम है? मूल स्वरों के नाम। तो हमने कहा मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4। होते कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। अब बात करते हैं अपन किसकी? संधि स्वरों की। देखो, संधि स्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बने हैं, उन्हें संधि स्वरों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि संधि का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? मेल होता है। अर्थात ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बने हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वरों को किस नाम से जानते हैं? संध्यक्षर के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो संधि है, इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है दोस्तों? मेल होता है। मेल का मतलब मिलन। और संधि अक्षरों
संधि स्वर को किस नाम से जानते हैं? संध्यक्षर के नाम से जानते हैं। तो ये जो संध्यक्षर शब्द है, यदि यहाँ पूछा जाए कि संध्यक्षर शब्द किन शब्दों के मेल से बना है, तो दो शब्दों के मेल से बना है, संधि धन अक्षर के योग से। देखो संधि धन अक्षर अर्थात ऐसे अक्षर जो संधि के दौरान बने। तो फिर पूछ लिया जाए संध्यक्षर शब्द में संधि कौन सी है, तो हम कहेंगे यण संधि। बहुत अच्छी पहचान है। यदि य व र के पहले आधा वर्ण दिख जाता है तो फिर वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। और अपन ये भी कह सकते हैं साथ साथ, यदि य और व के पहले पूरा वर्ण दिख जाए तो कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। तो हमने कहा यहाँ संधि कौन सी है, तो हमने कहा यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। अब देखो ये चार थे, अ, ई, उ और री। इनके अलावा जितने ही बचे सब क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। देखो कौन कौन से थे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये कौन से स्वर कहलाए? संधि स्वर कहलाए। संधि स्वरों की संख्या कितनी होगी? 7 हो गई। अब हम कहें कि संधि स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो है देखो दीर्घ स्वर, और दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। एक तो क्या है? दीर्घ स्वर और दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। हमने कहा कि संधि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है दीर्घ स्वर और एक कौन सा है? संयुक्त स्वर। अब डिवाइडेशन तो 7 में से ही होगा, मतलब आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 7 संधि स्वर है, इनमें से अपन को निकालना है कि दीर्घ तो कौन से हैं और संयुक्त कौन से हैं। हमने क्या कहा है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब जो 2 छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो वो क्या कहलाया? दीर्घ स्वर। यदि परिभाषा पर चर्चा करें तो हम कहेंगे कि वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से, लेकिन वो भी कौन से स्वर? समान स्वर, वो कौन से स्वर कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। तुमने कहा है कि वे स्वर जो 2 समान स्वरों के मिलने के कारण बनते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सीधा कह सकते हैं वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से, वो भी कौन से? समान स्वरों के मिलने से बड़े हो जाते हैं, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और वे स्वर जो 2 असमान स्वरों के मिलने से बड़े हो जाते हैं, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो इन 7 स्वरों में से ऐसे कौन कौन से स्वर है जो 2 समान जाति के स्वरों से मिलने से बने हैं? तो आ, ई और उ। देखो हमने क्या कहा? ये अ, धन अ, ये देखो दोनों समान है। समान जाति के स्वर आपस में मिलन करेंगे तो अ और अ ने मिलन किया तो क्या बना? आ। सही। फिर हमने कहा ये ई और ये ई, ये दोनों भी समान है, समान जाति के हैं। दोनों ने मिलन किया तो क्या बन गया? ई। और फिर आता है ये उ, धन उ, ये दोनों भी समान है, इन दोनों ने मिलन किया तो क्या बन गया? उ। तो हमने क्या कहा? वे स्वर जो 2 समान स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? दीर्घ स्वरों के नाम से। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 3। तो 7 में से 3 गए तो संयुक्त स्वर कितने बचेंगे? 4। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ बन जाएंगे। अब देखो हमने क्या कहा कि वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बने होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त स्वरों के नाम से जाना जाता है। लेकिन कौन से स्वर? असमान जाति के स्वर जब मिलेंगे तो जिनका निर्माण होगा वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। देखो कौन कौन से? हमने कहा अ, धन ई बराबर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अ, धन ई बराबर क्या बन जाएगा? ए। तो फिर हमने क्या कहा कि अ, धन उ बराबर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। देखो समझना बात को। अपन जब गुण संधि और वृद्धि संधि पर पढ़ेंगे तब अलग चर्चा करेंगे। यहाँ कह रहे हैं अ, धन ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया। तो अ, धन उ बराबर क्या हो गया? ओ हो गया। अब हमने क्या कहा है कि अ, धन ए बराबर क्या हो गया? ऐ हो गया। और हमने कहा अ, धन ओ बराबर क्या हो गया? औ हो गया। देखो हाँ वो बात अलग है कि आ, धन ई से भी ए बनता है और आ, धन उ से भी क्या बनता है? ओ ही बनता है। जब अपन संधि पर चर्चा करेंगे तब विस्तार से देखेंगे। और आ, धन ए, ऐ से भी ऐ बनता है और आ, धन ओ, औ से भी क्या बनता है? औ ही बनता है। लेकिन हमने यहाँ कहा कि अ, धन ई से क्या बना? ए। अब देखो ये और ये दोनों समान है का समान है? असमान है। अ और उ समान है का समान है? असमान है। अ और ए समान है का समान है? असमान है। और अ और ओ समान है का समान है? असमान है। हमने क्या कहा कि वे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होंगे उन्हें किस नाम से जानते हैं? संयुक्त स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ए और ओ ये जो आते हैं
ये गुण संधि में आते हैं। इसी कारण इन स्वरों को किस नाम से जाना जा सकता है? इन्हें गुण स्वर भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुण स्वर के नाम से जाना जाता है। और ये किस में आते हैं? वृद्धि संधि में आते हैं, तो इन्हें किस नाम से जानते हैं? वृद्धि स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृद्धि स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, यदि इनकी बात करें अपन संधि के आधार पर और इस आधार पर संयुक्त स्वर, तब भी निर्माण इनका यही होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ये अ आ धन ई ई, ये देखो, तब भी जो निर्माण होना है वो किसका होना है? ए का ही होना है। फिर हम कह सकते हैं ये अ आ धन ए बराबर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। हम कह सकते हैं ये अ आ धन उ ऊ, तब भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। और हम कह सकते हैं अ आ धन ओ, तब भी क्या बनेगा? अब ही बनेगा। ये संधि के आधार पर देख लिया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। और संधि स्वरों को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने कौन सा पार्ट पढ़ा है? नंबर 1। अब अपन चर्चा करते हैं किस पर? पार्ट नंबर 2 पर। सुने, अपना नंबर 2 पार्ट आता है उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, नंबर 2 है अपना उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और उच्चारण मात्रा के बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि मात्राएं वैसे तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ह्रस्व की मात्रा, दीर्घ की मात्रा और प्लुत की मात्रा। तो हमने कहा कि उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हमने कहा कि उच्चारण मात्रा के आधार पर कितने आधार पर? 3 आधार पर अपन ने स्वरों को बांटा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वैसे तो अपन हिंदी में जब चर्चा करेंगे तो मात्रा के आधार पर 2 ही होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्यों? क्योंकि जब अपन प्लुत की बात करते हैं तो प्लुत का प्रयोग तो मुख्य रूप से कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। लेकिन अपन यहाँ पर भी चर्चा करेंगे कि हिंदी में जब किसी को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, टेर दी जाती है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा होता है, कोई कमरा खाली है, उसमें जब अपन बोलते हैं तो कोई गुंजन होती है, तो वहाँ पर भी कौन से स्वर का प्रयोग माना जाता है? प्लुत स्वर का ही प्रयोग माना जाता है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। देखो, पहला हमने देखा क्या? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। फिर दूसरा हमने क्या देखा? दीर्घ स्वर। और फिर तीसरा हमने क्या देखा? प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार के स्वर देखे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहली बात तो ये ह्रस्व नहीं होता है, ह्रस्व होता है। अब हमने कहा ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और जो बड़े से भी बड़ा है वो सीधा क्या कहलाएगा? प्लुत कहलाएगा। अब इनकी मात्राओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, हम ये कह सकते हैं सबसे पहली बात कि ह्रस्व, और ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा। और छोटे को अपन किस नाम से जानते हैं? लघु के नाम से भी जानते हैं। और यदि लघु की मात्रा की बात की जाए, लघु की मात्रा, तो लघु की मात्रा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है ये, जिसे अपन खड़ी बाई भी कह सकते हैं। और इसे कितनी मात्रा गिना जाता है? 1 मात्रा गिनते हैं। कितनी मात्रा गिनते हैं? 1 मात्रा। फिर आता है अपना दीर्घ, और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। बड़े का अर्थ क्या होता है? गुरु। और यदि बात की जाए गुरु की मात्रा के प्रतीक की, तो ये देखो अवग्रह, जिसे आप यस बोलते हो, और इसे कितनी मात्रा गिनते हैं? 2 मात्रा। कितनी मात्रा गिनते हैं? 2 मात्रा। और फिर तीसरा आता है अपना प्लुत। और यदि अपन बात करें प्लुत की मात्रा के प्रतीक की, तो ऐसा इसका प्रतीक होता है। ये 3 के नीचे क्या लगी रहती है? पूंछ। इस प्रकार का ऐसा साइन होता है। और इसे कितनी मात्रा गिनी जाती है? 3 मात्रा के नाम से जाना जाता है। कितनी मात्रा के नाम से? 3 मात्रा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने देख लिया कि इनकी मात्रा कौन कौन सी होती है। अब वर्गीकरण करते हैं स्वरों के आधार पर। हमने कह दिया है कि स्वर तो कितने हैं? 11 ही है। देखो, हमने कहा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा के उच्चारण जितना समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा के उच्चारण जितना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। तो फिर हमने क्या कहा है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के जितना समय लगता है, या यूँ कहें
ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और यूँ कहें कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, या यूँ कहें ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई होगी। हम क्या कह रहे हैं? 1 मात्रा की जितना समय लगेगा ह्रस्व स्वर है, 2 मात्रा की जितना समय लगेगा दीर्घ स्वर है, और 3 मात्रा की जितना समय लगेगा कौन से स्वर कहलाएंगे? प्लुत स्वर कहलाते हैं। चलो देखते हैं। हमने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो डिवाइडेशन भी कितने में से होगा? 11 में से होगा। तो हमने कहा जो मूल स्वर होते हैं उन्हें ही ह्रस्व स्वरों के नाम से जाना जाता है। मूल स्वरों को ही किस नाम से जानते हैं? ह्रस्व स्वरों के नाम से जानते हैं। और मूल स्वर कौन कौन से थे? 4 अ, ई, उ और री। अब देखो, हमने कहा जब अपन अ का उच्चारण करेंगे तो 1 मात्रा की जितना ही समय लगेगा। अ 1 मात्रा देखो, ई 1 मात्रा देखो, उ 1 मात्रा, री 1 मात्रा। तो जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें एक मात्रिक स्वरों के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये छोटे होते हैं, इसी कारण इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये जो ह्रस्व स्वर है इन्हें किस किस नामों से जान सकते हैं? इन्हें लघु स्वर कह सकते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? लघु स्वरों के नाम से, और एक मात्रिक स्वरों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में 1 मात्रा की जितना समय लगता है। अब इनसे दुगुना जो लगेगा वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब हमने कहा कि यदि मान लो मैं इस अ को बोलूं तो 1 मात्रा जितना समय लगा, फिर मैंने एक बार अ और बोल दिया तो इसके उच्चारण में भी 1 मात्रा जितना समय लगा। अब मैं इन दोनों को जब मिला के बोलूंगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो दुगुना समय लगा। तो 1 और 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 2। तो फिर आ की कितनी मात्रा आ जाएगी दोस्तों? 2 मात्रा आ जाएगी। मतलब इनको छोड़ के जितने बचेंगे सब क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। देखो हमने क्या कहा? आ, ये देखो, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। कौन से स्वर कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में भी 2 मात्रा का समय लगता है। ई 2 का लगता है, उ, ए, ऐ, ओ और औ। कौन से स्वर कहलाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर। बात क्या आई? बड़े हैं तो गुरु स्वर कहलाते हैं, 2 मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो इन्हें भी किस नाम से जानते हैं? अपन दीर्घ स्वरों के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर किस नाम से जानते हैं? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? गुरु स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। गुरु स्वर, ये देखो गुरु स्वर। या फिर इन्हें किस नाम से जानते हैं? द्विमात्रिक स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो 7 और 4 हो गए 11 स्वरों की, तो कुल संख्या पूरी हो ही गई। एक क्या बचा हुआ है? प्लुत स्वर। वैसे तो मैं फिर कह रहा हूँ प्लुत स्वरों की बात करेंगे तो संस्कृत में होती है, जैसे अपन मंत्रोच्चार करते हैं ओम, तो वहाँ 2 से काम नहीं चल रहा, वहाँ 2 से अधिक मात्राओं का समय लग रहा है। और जहाँ 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत स्वर। लेकिन हिंदी में कब प्रयोग होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो वहाँ पर भी कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर होता है। खाली कमरा है, कोई वस्तु गिरी और वो आवाज़ यदि गूंजने लगी तो वो भी कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। कुआं जो है उसमें अपन ने पत्थर डाला और वहाँ से कुछ समय तक उसकी आवाज़ आई, वो भी कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। एक माइक में वक्ता यदि बोल रहा है और आवाज़ 2-4 बार तक गूंजती है, वो भी कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। तो कहने का मतलब क्या है? जहाँ 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे मान लो हमने कहा ये ओम, तो फिर ये कौन से स्वर कहलाएगा? प्लुत स्वर कहलाएगा, क्योंकि ये जो साइन है ये कौन से स्वर का साइन है? प्लुत स्वर का ही साइन है, क्योंकि यहाँ काम केवल 2 मात्राओं से नहीं चल रहा। मैंने क्या कहा? यदि मान लो मैं ऐसा लिखता ओम, तो ये ओ का साइन तो ये रह गया, तो कितनी मात्रा लगी? केवल 2 मात्रा लगी। लेकिन यदि मान लो मैं ऐसा नहीं कह करके यदि मैं ऐसा कहता ये ओ और ओ के साउंड को खींच देता ओम, तो 2 मात्रा से काम नहीं चल रहा। और जहाँ 2 मात्रा से काम नहीं चलता वहाँ कितनी मात्रा आ जाती है? 3। और जहाँ 3 ही आ जाती है फिर वहाँ कौन से स्वर हो जाते हैं? प्लुत स्वर हो जाते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं प्लुत स्वरों की संख्या पर। देखो कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे कि प्लुत स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 8। इनमें 7 तो दीर्घ स्वर आ जाते हैं और जो ह्रस्व स्वर है इनमें से केवल किसको लिया जाता है? अ को ही लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लुत स्वर है उनकी संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम दीर्घ स्वर जो है इनकी सीमा को बढ़ा देते हैं। आ, ई,
ऊ, ए, आई, ओ, औ। लेकिन यहाँ पर जब अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ केवल अ को ही ले सकते हैं, क्योंकि अपन अ का साउंड तो लंबा खींच सकते हैं लेकिन जब ई, ऊ और री का जब साउंड लंबा करेंगे तो फिर बड़ी ई का साउंड आ जाता है, बड़े ऊ का साउंड आ जाता है, बड़ी री का साउंड आ जाता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो प्लुत स्वर है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8। और वह कौन कौन से बन जाते हैं? ये आ, जो ही 2 मात्रा से अधिक का समय लगेगा तो कौन सा स्वर बन जाएगा? प्लुत स्वर। ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अ, जो ही इनमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगने लगता है, यही स्वर कौन से स्वर का रूप धारण कर लेते हैं? प्लुत स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। तो बात समझ में आई होगी। उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये भी अपना पूरा हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कौन से नंबर पर? पार्ट नंबर अपना 3 कौन सा है? ओष्ठों की स्थिति या यूं कहें आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की स्थिति या आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो दोस्तों सुने, नंबर 3 आ रहा है ओष्ठों की स्थिति। ओष्ठों की स्थिति, इसे अपन आकृति भी कह सकते हैं कि ओष्ठों की स्थिति या आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और हम कहें कि ओष्ठों की स्थिति या आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखो सबसे पहला आता है अपना वृत्तमुखी स्वर और दूसरा आता है अपना अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर और दूसरा आता है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्त के समान मुख हो जाए तो वृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे, और वृत्त के समान जब मुख नहीं होगा अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की जो स्थिति है यदि वो वृत्त के समान गोल हो जाती है तो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, और यदि होठों की जो आकृति है वो वृत्त के समान गोल नहीं होती है तो फिर वो क्या कहलाते हैं? अवृत्तमुखी कहलाते हैं, क्योंकि अ एक अव्यय भी है और उपसर्ग भी है, और ये किसका अर्थ देता है? नहीं का अर्थ देता है। तो हमने क्या कहा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान हो जाती है वे वृत्तमुखी कहलाते हैं, और जिनके में नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? अवृत्तमुखी स्वर। और इन्हें वर्तुलाकार स्वरों के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? वर्तुलाकार स्वरों के नाम से। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अवर्तुलाकार स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। अब स्वरों की संख्या तो देखो कितनी है? 11 ही है, डिवाइडेशन भी उनमें से ही होगा। हमने क्या कहा सुने, देखो कौन कौन से स्वर है, अर्थात 11 स्वरों में से ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार हो जाए। तो देखो गुलाब जामुन, अपन गुलाब जामुन खाते हैं और गुलाब जामुन भी कैसा होता है? गोल होता है। और गुलाब जामुन का पहला वर्ण भी क्या है? गु। तो हमने कहा गु, उ, ओ, औ। तो देखो उ, ओ, औ जब इनका उच्चारण किया जाता है तो अपने होठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। कौन से स्वर कहलाएंगे? वृत्तमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4। तो 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। कौन से स्वर कहलाएंगे? अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। अब इनके अलावा जितने बचे देखो अ, आ, ई, इधर आए गया ये री, ए और आई। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? ये अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं दोस्तों? अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। तो देखो हमने क्या कहा कि वृत्तमुखी स्वर उ, ओ, औ, और अवृत्तमुखी स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, री, ए और आई। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब चलते तो अपना ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया और 2 भागों में बांटे गए हैं, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। अब इसके बाद अपना जो आता है वह कौन सा है? पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखो, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पार्ट नंबर अपना 4, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की बात कर रहे हैं, अपनी जीभ की बात कर रहे हैं। और देखो दोस्तों अपनी जीभ की कंडीशन ऐसी होती है, ये जीभ का आगे वाला भाग जो फ्री रहता है इसे अग्रभाग के नाम से जानते हैं, और ये जीभ का पीछे वाला भाग जो पीछे चिपका रहता है ये पश्च भाग कहलाता है।
और जहाँ से जिह्वा बीच से मुड़ जाती है ये कौन सा भाग कहलाता है? मध्य भाग कहलाता है। तो ये अग्र, ये मध्य और ये पश्च। अब इस अग्र भाग से जो बोले जाएंगे वो अग्र स्वर कहलाएंगे, मध्य भाग से जो बोले जाएंगे वो मध्य स्वर कहलाएंगे, और जो पश्च भाग से बोले जाएंगे वो कौन से स्वर कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। ये भी क्लियर है। अब देखते हैं अपन कि कौन कौन से स्वर होते हैं। देखो ये अपनी जिह्वा, और अपनी जिह्वा को अपन ने बिल्कुल ऐसे टेढ़ी करके बना दिया, इतनी लचीली होती है। अब हमने कहा ये अग्रभाग, यहाँ से जो भी स्वर बोले जाएंगे कौन से स्वर बोले जाएंगे? अग्र स्वर कहलाएंगे। ये जिह्वा का मध्य भाग, यहाँ से जो भी स्वर बोले जाएंगे कौन से स्वर कहलाएंगे? मध्य स्वर कहलाएंगे। और ये जिह्वा का पश्च भाग, ये देखो यहाँ से जो भी स्वर बोले जाएंगे कौन से स्वर कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। ये अग्र स्वर, मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। अब देखो तीन भाग अपने सामने आ गए हैं, और यदि मैं आपसे चर्चा करना प्रारंभ करूँ मध्य भाग से, तो देखो मैं आपके सामने जब खड़ा होकर के एक भी शब्द नहीं बोलूँ तो मेरी जिह्वा आगे भी नहीं जाएगी और पीछे भी नहीं जाएगी। कहाँ रहेगी? बीच में। और उसी दौरान जब मैं मेरे पेट के अंदर से हवा बाहर फेंकता हूँ तो जो निकल कर आएगा वो कौन सा स्वर कहलाएगा? मध्य स्वर। देखो मैं नहीं बोल रहा, मैं तो हवा फेंक रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो हवा फेंक रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? हवा फेंक रहा हूँ। जब मैं मेरे पेट के अंदर से हवा बाहर फेंकता हूँ और मेरी जिह्वा आगे और पीछे कहीं नहीं जाती है, बीच में रहती है, तो जो साउंड निकल कर आता है वो किसका है? अ का। तो कहाँ से बोला जाएगा? मध्य भाग से। कौन सा स्वर कहलाएगा? मध्य स्वर कहलाएगा। अब देखो अग्रभाग की बात कर रहे हैं अपन। हमने कहा यदि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और बातें करते करते मेरी जीभ टूटकर नीचे गिर जाए या कटकर नीचे गिर जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मान लो ऐसा हो जाए, तो मैंने कहा मेरी जीवा टूटकर नीचे गिरी, ई ए आई, ये कहाँ से बोले जाते हैं? अग्रभाग से बोले जाते हैं। तो कौन से स्वर कहलाएंगे? अग्र स्वर। और एक और लिख लेते हैं अपन इसमें, कौन सा? री। ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? अग्रभाग से बोले जाते हैं। वैसे तो अपन चर्चा करें कि री का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर जब चर्चा करेंगे तो इसे किस में मानेंगे? अग्र स्वर में। कभी कभी मानते भी हैं, कभी नहीं मानते, लेकिन अपन पूरी चर्चा कर रहे हैं कि अग्र स्वर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? ई, ए, आई और री। अब जितने भी बचे हैं वो सब कहाँ से बोले जाएंगे? पश्च भाग से ही बोले जाएंगे। कौन कौन से? देखो आ, पीछे साउंड आ रहा है, इसके बाद में चर्चा करी हमने ओ पीछे से आ रहा है, फिर इसके बाद में हमने चर्चा की ओ और औ। कहाँ से बोले जाते हैं? पश्च भाग से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो ये हमने क्या देखा? ये अग्र स्वर है, ये मध्य स्वर है, और ये कौन से स्वर है? पश्च स्वर है। ये तो बहुत सीधा था वैसे भी। चलो दोस्तों चलते हैं आगे और अपन चर्चा करेंगे अपने पार्ट नंबर 5, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 5, जिह्वा प्रयत्न, या यूं कहें मुखाकृति, या यूं कहें तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और यदि ये चर्चा की जाए तो तालु की स्थिति के आधार पर, जिह्वा प्रयत्न या मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहले उनके नाम पर चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले आता है अपना समृद्ध स्वर, और फिर उसके बाद में आ जाता है अपना विवृत स्वर। अब देखो समृद्ध का मतलब होता है बंद, जबकि विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। समृद्ध का मतलब क्या होता है? बंद, जबकि विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। मैंने यहाँ भी लिखा है समृद्ध और मैंने यहाँ भी लिखा है विवृत। देखो अब यदि मान लो मैं समृद्ध के आगे अर्ध लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? अर्ध समृद्ध हो जाएगा, आधा बंद। और विवृत के आगे भी अर्ध लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत, आधा खुला हुआ। हमने कहा है कि समृद्ध का मतलब तो होता है बंद, जबकि विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। तो अर्ध समृद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? आधा बंद। और अर्ध विवृत का मतलब क्या हो जाएगा? आधा खुला हुआ। देखो जिह्वा की बात कर ही रहे थे तो जिह्वा का अग्रभाग आ ही जाएगा, जिह्वा का मध्य भाग आ ही जाएगा, और जिह्वा का पश्च भाग भी आ जाएगा। ये जिह्वा का पश्च भाग देखो। और अपने पास एक बॉक्स आ गए। अब बात करते हैं अपन तालु की स्थिति। तालु की स्थिति क्या होती है? देखो एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो हमने केवल क्या देखा है कि समृद्ध का अर्थ होता है बंद, इसका अर्थ किससे लिया जाता है? बंद से। और विवृत का अर्थ किससे लिया जाता है? खुले से, खुला हुआ।
तो समृद्ध का अर्थ हो जाता है बंद और विवृत का अर्थ खुला हुआ, तो अर्ध समृद्ध का आधा बंद हो जाएगा, अर्ध विवृत का क्या हो जाएगा, आधा खुला हुआ हो जाएगा। और इसके आधार पर अपन स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन चर्चा करते हैं कि तालु की स्थिति किसे कहते हैं। सुने दोस्तों, थोड़ी सी डायग्राम अपन देखते हैं। हमने कहा है कि ये अपने दांत, ये देखो ये अपने दांत होते हैं और दांत से थोड़ा सा ऊपर चलें तो ये अपने मसूड़े का स्थान, और मसूड़ों से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्थिति बनती है ये अपने नासिका छिद्र, और नासिका छिद्र से थोड़ा सा जब नीचे देखते हैं तो यहाँ पर अपना क्या होता है, काकल होता है। यहाँ पर अपना क्या होता है, काकल, जो लटकी रहती है वो क्या होता है, काकल। तो हमने क्या कहा है, ये अपने दंत होते हैं, दंत से ऊपर चलते हैं तो ये अपना क्या होता है, मसूड़े, और मसूड़ों से ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्थान है ये क्या कहलाता है, अपना तालु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये तालु कहलाता है। तो इस तालु की स्थिति के आधार पर और बात करें तो ये अपनी जो जीवा है वो जीवा ऐसे दोनों दांतों के बीच से अपने वायु द्वार के आधार पर नीचे जाती रहती है। अब देखो अपनी कंडीशन क्या है, ये अपनी कंडीशन है, ये तालु है और अपन को केवल तालु से और जिह्वा से काम है। तो हमने कह दिया ये तो क्या हो गया, तालु, और ये अपनी क्या होगी, जिह्वा होगी। अब जब इस जिह्वा की बात करते हैं, ये जिह्वा का जो अग्रभाग है जब ये तालु को स्पर्श करता है, तालु के अग्रभाग को, जब ये जिह्वा का जो अग्रभाग है ये जब तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है तो मुंह पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये जो स्थिति बनती है किसकी बनती है, समृद्ध की स्थिति बनती है। कैसे, विस्तार से दिखाता हूं। देखो ये अभी अपनी जो जीभ है, ये देखो ये कंडीशन जो बनी है, ये तालु और ये तालु का जो अग्रभाग है, ये अपनी जीवा का जो अग्रभाग है जब इसे स्पर्श कर लेता है तो मुंह अपना जो है वो कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। ये जो स्थिति बनी है ये किसकी बनी है, बंद की बनी है। ये जो स्थिति बनी है किसकी बनी, बंद की बनी है। दूसरी स्थिति पर अपन चर्चा करें कि ये अपना जो तालु है पूरा का पूरा, ये देखो बहुत सी बार क्या होता है, अपनी जीवा का जो पश्च भाग होता है वो अपने के तालु के पश्च भाग को क्या कर देता है, स्पर्श कर लेता है। अब देखो ये जो स्थिति बनी है ये किसकी बनी है, खुले की बनी है, खुला। हमने क्या कहा, बंद को क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं, और खुले को क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। देखो ये अपने तालु की स्थिति है, ये तो क्या हो गया, बंद हो गया, और ये क्या हो गया, खुला हुआ हो गया। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि ये अपना तालु है और ये अपनी जो जिह्वा है उसका जो बीच वाला भाग है ये ऐसे स्पर्श कर लेता है। अब देखो यहाँ पर दो स्थितियाँ बनी हैं कि ये जो है ये तो खुला हुआ है और ये जो है ये क्या है, बंद है। तो ये जो खुला हुआ भाग है ये आधा ही तो खुल रहा है क्योंकि बीच से हो रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, आधा खुला, और ये क्या हो जाएगा, आधा बंद। हमने क्या कहा, यही तो कहा कि जो आधा खुला हुआ है, ये आधा खुला हुआ है, ये क्या कहलाता है, अर्धविवृत कहलाता है। और जो ये आधा बंद है ये क्या कहलाता है, अर्धसमृद्ध कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अर्धसमृद्ध कहलाता है। तो तालु की स्थितियां जो है वो चार प्रकार का रूप धारण करती है कि जब ये अपना जो तालु है इस तालु के अग्रभाग को जो जब अपनी जीवा का अग्रभाग स्पर्श करता है तो ये जो स्थिति बनती है ये अपना मुंह बंद की स्थिति बन जाती है। तो ये जो डिजाइन बनी है क्या कहलाएगी, समृद्ध। जब अपनी जीवा का पश्चभाग तालु के पश्चभाग को स्पर्श कर लेता है तो ये जो डिजाइन बनती है उसमें अपना मुंह आके से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, विवृत। और जब जीवा का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है तो दो डिजाइनें बनती है, आगे वाला भाग तो क्या हो जाता है, खुला हुआ, और पीछे वाला भाग क्या हो जाता है, बंद। तो आगे वाले भाग की जो कंडीशन बैठती है वो आधा खुला हुआ है तो अर्धविवृत है, और जो पीछे वाला भाग है वो आधा बंद है तो क्या कहलाएगा, अर्धसमृद्ध है। और ये जो चार भाग बनते हैं इन्हीं के आधार पर अपन स्वरों का वर्गीकरण करने वाले हैं। जब अपनी जिह्वा तालु के अग्रभाग को स्पर्श कर लेती है और जब अपन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो जो स्वर कहलाएंगे वह समृद्ध स्वर कहलाएंगे। फिर हमने कहा कि जब अपनी जीवा का पश्चभाग तालु के पश्चभाग को स्पर्श कर लेता है और जब अपन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो जो स्वर बनते हैं, स्वर बोले जाते हैं, वो कौन से स्वर कहलाएंगे, विवृत स्वर कहलाएंगे। और जब अपनी जीवा का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है और उसके बाद में जब आगे वाले भाग से जो स्वर बोले जाते हैं वह अर्धविवृत स्वर कहलाएंगे, और पीछे वाले भाग से जो स्वर बोले जाते हैं वो कौन से स्वर कहलाएंगे, अर्धसमृद्ध स्वर कहलाते हैं। और इसी के आधार पर अपन ने चर्चा की। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। हमने कहा है जब अपना मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है, जैसे हम कहें कि बच्चे को जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो बच्चे से मुंह खोलने के लिए कहता है और आवाज़ करने के लिए कहता है, तो बच्चा आवाज़ करता है खोल कर आ, तो देखो विवृत का मतलब खुला हुआ, तो आ, ये देखो हमने कहाँ डाल दिया, विवृत वाले भाग में। अब जीवा के पश्च भाग से बात हो रही है तो देखो
जब अपन ने कहा कि अपनी जो जिह्वा है ये तालु के पश्च भाग को स्पर्श कर जाती है तो मुंह आगे से पूरा का पूरा ही खुल जाता है। देखो आ, तो पूरा का पूरा ही खुल गया। तो अपन ने क्या लिखा आ। तो ये कौन से स्वर का उदाहरण है? विवृत स्वर का उदाहरण है। अब देखो जब अपन चर्चा करेंगे आगे वाले भाग की, तो जब अपनी जो जिह्वा है इसका अग्रभाग जब तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है तो अपना मुंह पूर्ण रूप से बंद होने की स्थिति में आ जाता है। तुमने कहा री ई, देखो तो समृद्ध भाग से क्या बोले जाते हैं? ई और री। ये कहाँ से बोले जाते हैं? समृद्ध भाग से। ऊ और ऊ ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये भी समृद्ध भाग से बोले जाते हैं। बस फर्क इतना है, ये जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं और ये जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। लेकिन पूछा जाए कि समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो ई, री, ऊ और ऊ। अब हमने कहा है जब अपना मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है तब तो अपन क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं। जब अपना मुंह पूरा का पूरा बंद हो जाता है तब अपन क्या बोलते हैं? ई, री, ऊ। देखो ये अपना मुंह पूरा का पूरा बंद है तो हमने क्या बोला? ई, ऊ और री। और जब अपना मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ है तो अपन ने क्या बोला? आ। लेकिन जब अपना मुंह आधा खुला हुआ होगा तो आ, जब आ बोला जाता है तो मुंह पूरा खुल जाता है और जब बोलते हैं अ तो मुंह क्या हो जाता है? आधा खुलता है। तो देखो आधा खुला होगा तो क्या बोला जाएगा? अ। हमने कहा कि आ का छोटा भाई कौन है? अ। और छोटा बच्चा हमेशा कहाँ बैठता है? बीच में। तो देखो अपन ने कहाँ बैठा दिया? बीच में। और इसके दो खास दोस्त है जिसका नाम क्या है? आई और औ। आई और औ। तो हमने क्या कहा कि अ के दो दोस्त हैं खास, आई और औ। ये देखो तो जब अपना मुंह आधा खुला होता है तो कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? आई, अ और औ बोले जाते हैं। तो देखो ये कौन से स्वर कहलाएंगे? अर्ध विवृत स्वर कहलाएंगे। और हमने क्या कहा है कि जब अपना मुंह पूर्ण रूप से बंद होता है तब क्या बोला जाता है? ई, ऊ और री। तो जब अपना मुंह आधा बंद होगा तो जो स्वर बोले जाएंगे वो कौन से कहलाएंगे? ए और ओ। तो आई का छोटा भाई कौन है? ए। और औ का छोटा भाई भी कौन है? ओ। ये लो ये अपने सारे के सारे। अब देखते जब अपना मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो कौन सा स्वर बोला जाता है? आ बोला जाता है। जब अपना मुंह पूरा का पूरा बंद होता है अर्थात जिह्वा जब अग्रभाग से तालु के अग्रभाग को स्पर्श कर लेती है तो जो स्वर बोले जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? ई, ऊ और री। ये बंद की स्थिति कौन से स्वर कहलाए? समृद्ध स्वर कहलाए। और ऊ और ऊ समृद्ध स्वर। जब अपना मुंह आधा बंद होता है तो कौन कौन से बोले जाते हैं? ए और ओ। और जब आधा खुलता है तो कौन कौन से बोले जाते हैं? आई, अ और ओ। अब देखो सीधा याद रखना है कि आ कहाँ से बोला जाता है? पीछे वाले भाग से। आ का छोटा भाई कौन है? अ। छोटा बच्चा हमेशा कहाँ बैठता है? बीच में। अ के दोस्त कौन कौन है? आई और औ। आई का छोटा भाई कौन है? ए। और औ का छोटा भाई भी कौन है? ओ। इस प्रकार अपनी सारणी कंप्लीट हो गई। अब देखो कैसे याद रखेंगे कि विवृत स्वर का उदाहरण क्या है? आ। हमने कहा अर्ध विवृत स्वर का उदाहरण क्या है? आई, अ, औ। अर्ध स्वर समृद्ध स्वर का उदाहरण क्या है? ए और ओ। और समृद्ध स्वर का उदाहरण क्या है? ई, री, ऊ और ऊ। इस प्रकार हमने कहा कि जिह्वा प्रयत्न, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है: समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। और इसी आधार पर हमने कहा है कि ये सारे के सारे स्वर होते हैं। और ये अपन ने क्या देखा? तालु की स्थिति को देखा। तो ये अपना पार्ट नंबर 5 भी अपना क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं पार्ट नंबर 6 की। देखो और अगला भाग है अपना कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो वैसे तो अपन उच्चारण स्थान व्यंजनों के साथ भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं पार्ट नंबर अपना 6, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं अपन देखते हैं। उच्चारण स्थान देखो उच्चारण स्थान पर अपन चर्चा कर रहे हैं। उच्चारण स्थान हमने कहा ये यहाँ से पूरा अपना वायु का ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। हमने कहा कि ये क्या होती है? अपनी नासिका, नाक जिसे बोलते हैं। ये नासिका भी क्या मानी गई है? अपनी उच्चारण स्थान मानी गई है।
और थोड़ा सा नीचे चलें तो नासिका के नीचे वाला भाग ये क्या कहलाते हैं अपने, ये ओष्ठ होते हैं जिन्हें अपन होठ कहते हैं। ये ओष्ठ जो है इनके अंदर चिपके कौन बैठे रहते हैं, अपने दांत। इन्हें किस नाम से जानते हैं, दंतों के नाम से जाना जाता है। अपने जो दांत हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, मसूड़े, और मसूड़ों के ऊपर खुरदरी जगह होती है। अंदर टच करके देखें, खुरदरी जगह होती है। वो खुरदरी जगह क्या कहलाती है अपनी, मूर्धा। क्या कहलाती है, मूर्धा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, मूर्धा। अब देखो इस जगह की कंडीशन क्या होती है, यहाँ एक गोटी निकली रहती है बाहर, एक निश्चित उम्र के बाद ये निकलना प्रारंभ हो जाती है। ये क्या कहलाता है अपना, कंठ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंठ। कंठ से ऊपर चलते हैं और इस यहाँ से मूर्धा से लेकर यहाँ की जो कंडीशन बनती है, ये देखो मूर्धा से यहाँ तक नासिका छिद्र, और नासिका छिद्र के नीचे एक गोटी लटकी रहती है, आपने देखा होगा, वो काकल कहलाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, तालु कहलाती है। क्या कहलाती है, तालु कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अपनी तालु। और ये यहाँ पर क्या होता है, अपना कंठ। ये सारे के सारे क्या माने गए, अपने उच्चारण स्थान माने गए। अब इन अलग अलग उच्चारण स्थानों से अलग अलग स्वर और व्यंजनों को बोला जाता है। लेकिन अपन यहाँ पर फिलहाल चर्चा कर रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो केवल अपन स्वरों पर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि व्यंजन जब अपन पढ़ेंगे, उनके उच्चारण स्थान देखेंगे, तो वहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखते हैं अपन सूत्रों पर चर्चा करेंगे। और पहला सूत्र आता है अपना अकु विसर्जनीयाम कंठ। जब अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों पर, तो वहाँ सूत्रों को आराम से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे सीधी सीधी चर्चा कर रहा हूँ कि अपना पहला उच्चारण स्थान क्या आता है, कंठ, और इसका सूत्र आता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। तो ये जो कंठ है इससे क्या बोला जाता है, अ और आ। कंठ से क्या बोला जाता है, अ और आ बोला जाता है। फिर देखो दूसरा आता है अपना तालु उच्चारण स्थान। हमने क्या कहा, दूसरा सूत्र आता है एचो ऐसा नाम तालु। ये जो तालु है, इस तालु से क्या बोला जाता है, ई और ई। देखो ई और ई, तालु से क्या बोला जाता है, ई और ई बोला जाता है। फिर तीसरा सूत्र आता है ऋतु रसणाम मूर्धा। तो ये मूर्धा भी उच्चारण स्थान है, और मूर्धा से क्या बोला जाता है, री बोला जाता है। फिर जो चौथा सूत्र आता है ऋतु लसानाम दंता। लेकिन दांतों से कोई स्वर बोला ही नहीं जाता, तो अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपन तो वर्गीकरण किसका कर रहे हैं, स्वरों का। फिर उसके बाद में अपन आगे चर्चा करें तो हम कहेंगे उपपद्यमानाम ओष्ठ। तो ओष्ठ से क्या बोला जाता है, उ और उ बोला जाता है। ओष्ठ और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, उ और उ बोला जाता है। फिर इसके बाद में आगे बात करें तो अगला सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्ठ, कि दांत और ओष्ठ ये दोनों मिलकर जिसका उच्चारण करते हैं वो क्या होता है, व। लेकिन अपन तो स्वरों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर अगला सूत्र आता है ऐदेतो कंठ तालु। कंठ और तालु, ये देखो कंठ तालु, कंठ और तालु इन दोनों से मिलकर क्या बोला जाता है, ए और आई बोला जाता है। और फिर लास्ट सूत्र आता है अपना ओदोतो कंठोष्ठ, कि कंठ और ओष्ठ ये दोनों मिलकर किसका उच्चारण करते हैं, ओ और औ का उच्चारण करते हैं। ये देखो ये अपने स्वरों के उच्चारण स्थान हो गए। अब हमने कहा कि ये कंठ जो है, यहाँ से जो स्वर बोला जाता है वो कौन सा है, अ और आ। ये देखो कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, अ और आ बोला जाता है। फिर हमने कहा तालु, ईचो ऐसा नाम तालु। ये जो तालु है इससे क्या बोला जाता है, तुमने कहा ई और ई, ये बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। फिर आता है अपना मूर्धा, कि ऋतु रसणाम मूर्धा। ये जो मूर्धा है इससे क्या बोला जाता है, री बोला जाता है। फिर देखो इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे ओष्ठों की। तो ये अपने ओष्ठ जो है इससे क्या बोला जाता है, उ और उ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उ और उ। फिर आता है कंठ तालु। कंठ और तालु ये दोनों मिलकर के, ये अपना कंठ और ये अपना तालु। ये देखो ये तो तालु और ये अपना कंठ, कंठ तालु ये दोनों मिलकर किसका उच्चारण करते हैं, ए और आई का उच्चारण करते हैं। और फिर आता है कंठोष्ठ, कि कंठ और अपने ये ओष्ठ है, ये अपना कंठ है और ये अपने क्या है, ओष्ठ है। ये देखो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ये किसका उच्चारण करते हैं, ओ और औ का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार अपन ने क्या देखा है, स्वरों का उच्चारण स्थान देखा। यहाँ पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं नासिका, और नासिका के आधार पर अपन बात करेंगे। अभी विस्तार से देखते हैं कि नासिका के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर, उनको अपन देखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तुमने कहा कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को इन भागों में बांटा गया है। तुमने कहा कि कंठ से अ बोला जाता है,
तालु से ई बोला जाता है, मूर्धा से री बोला जाता है, ओष से ऊ बोला जाता है, और कंठ तालु से ए आई बोला जाता है, और कंठोष से क्या बोला जाता है, ओ औ बोला जाता है। ये अपने क्या हुए उच्चारण स्थान, और इन अलग अलग उच्चारण स्थानों से अलग अलग स्वरों को बोला जाता है। तो ये अपना कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 6। और अपन ने जो 6 पार्ट लिखे थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए, लेकिन 2 विशेष पार्ट अपन एक्स्ट्रा देख लेते हैं। अपन कहेंगे जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और एक देख लेते हैं अपन नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखो छोटे छोटे से हैं। अब हमने कहा कि नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और यही कह सकते हैं कि नासिका के आधार पर अपन स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं अपन देखो निर्णुनासिक, निर्णुनासिक स्वर, और अपन कह सकते हैं दूसरा है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। देखो निर्णुनासिक स्वर और एक होता है अनुनासिक स्वर। हमने कहा कि अनुनासिक, अनुनासिक जो शब्द है वो तद्भव रूप है। किसका तद्भव रूप है, अनुस्वार का तद्भव रूप है। देखो अनुस्वार, और ये अनुस्वार जो होता है वो होता है ये, और हमने कहा कि अनुस्वार का जो तद्भव रूप है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनासिक। और अनुनासिक क्या होता है अपना चंद्रबिंदु। तो बात क्या हुई कि अपन चंद्रबिंदु को ही किस नाम से जानते हैं, अनुनासिक के नाम से जानते हैं। अर्थात हमने क्या कहा कि निर्णुनासिक स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती है वो निर्णुनासिक स्वर कहलाते हैं, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो सीधी सी बात करेंगे अपन, देखो ये अ, आ, ई, उ, इस प्रकार री, ए, आई, ओ, औ, ये जो स्वर है इनके उच्चारण में क्या नाक की सहायता ली जा रही है, क्या नहीं ली जा रही। तो ये सारे के सारे कौन से स्वर कहलाएंगे, निर्णुनासिक स्वर कहलाएंगे। और यदि मान लो ये जितने भी स्वर है इनके ऊपर अपन चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ये अ, ये देखो आ, ये ई, उ, इस प्रकार, तो ये कौन से स्वर बन जाएंगे, अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि अनुनासिक का सिद्धार्थ किससे लिया जाता है, चंद्र बिंदु से लिया जाता है। अब देखो सेम कंडीशन हमने पहले ही चर्चा की है कि यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई हो और वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना हो तो अपन चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल किसका प्रयोग करते हैं, बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्वर है ये तो कौन से स्वर कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर कहलाएंगे, और ये वाले जो स्वर है कौन से स्वर कहलाएंगे, निर्णुनासिक स्वर कहलाएंगे। सीधी सी बात है कि जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती ऐसे स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं, निर्णुनासिक स्वर कहलाते हैं, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है वो कौन से स्वर कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्योंकि अनुनासिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन नासिक, अर्थात अनु का अर्थ होता है पीछे और नासिक का अर्थ क्या होता है, नाक, अर्थात जिनके उच्चारण के पीछे क्या लगी होती है, नाक को क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। तो ये भी हो गया। और एक और देख लेते हैं कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि जाति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण होते हैं। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और जाति के आधार पर अपन स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है सजातीय स्वर और एक है विजातीय स्वर। ये देखो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय अर्थात ऐसे स्वर जो एक ही जाति के हैं वो सजातीय स्वर कहलाते हैं, और ऐसे स्वर जो दूसरी जाति के स्वर हैं वो कौन से स्वर कहलाते हैं, विजातीय स्वर कहलाते हैं। सजातीय और विजातीयों में क्या अंतर है, सुने। देखो मैंने कहा अ, आ, ई, उ, ये जो स्वर है ये कौन से स्वर कहलाएंगे, ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। लेकिन यदि मान लो मैं ऐसा लिख देता अ, ई, तो ये जो स्वर का जोड़ा बना ये कौन सा स्वर हो जाता, ये विजातीय स्वर हो जाता। तो सजातीय स्वर, एक ही जाति के स्वर यदि एक साथ आते हैं तो उन्हें सजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है, और 2 स्वर यदि अलग अलग जाति के होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, विजातीय स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इनका जो प्रश्न बनता है, प्रश्न कैसे बनता है, जैसे मान लो 4 विकल्प अपने को दे दिए है और अपना विकल्प जो है उसमें दे दिया आ, उन्होंने लिख दिया ई, उन्होंने लिख दिया उ, और उन्होंने लिख दिया
अ ई। और उन्होंने पूछा कि निम्न में से विजातीय स्वर का उदाहरण है। निम्न में से विजातीय स्वर समूह का उदाहरण है। तो देखो अ आ ये तो सेम जाति के, ई ये भी सेम जाति के, उ ये भी सेम जाति के, तो विजातीय स्वर समूह का उदाहरण क्या हो जाएगा? अ ई हो जाएगा, क्योंकि अ अलग जाति का है और ई अलग जाति का है। तो इस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है कि सजातीय स्वर अर्थात ऐसे स्वर जो एक ही जाति के होते हैं सजातीय स्वर कहलाते हैं, और ऐसे स्वर जो अलग अलग जातियों के होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? विजातीय स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? स्वरों का वर्गीकरण देखा, 6 भाग अपन ने देखे और उसके बाद 2 अपन ने देख लिए जाति के आधार पर और नासिका के आधार पर। अपन ने जितना भी पढ़ा है ये सारी की सारी चीज़ आपको PDF के रूप में ऐप में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।